हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ साइंस प्रो। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी सीटेट पेपर 2 साइंस की क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं 300 प्लस पीवाईक्यू सीरीज हमारी चली हुई है जिसमें हमने अभी तक 118 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आज की क्लास में हम 119 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूंगी अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रीज इन माउंटेन रेंजेस। अब देखो, जो माउंटेन रेंज होते हैं उधर के ट्रीज थोड़े अलग देखे होंगे आपने। आपने प्लेन एरिया के ट्रीज थोड़े अलग देखे होंगे। आपने अ, अगर हम कहीं कोस्टल एरियाज के ट्रीज आपने थोड़े अलग देखे होंगे। तो डिफरेंट एडेप्टेशंस रहती हैं, उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्लोपिंग ब्रांचेस, बी है नीडल लाइक लीव्स, सी है वैक्सी थिक स्टेम एंड डी है लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स। माउंटेन एरिया के अगर ट्रीज का मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे देवदार हो गया, पाइन ट्रीज होंगे। आई थिंक आपने देखे भी होंगे, आप में से काफी एस्पेरेंट्स ने। तो ये जो ट्रीज रहते हैं इनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जब स्नो गिरेगी तो स्लोप होगी अगर ब्रांचेस में, तो वो नीचे झड़ जाएगी, पेड़ के ऊपर नहीं टिकेगी। दूसरी अडेप्टेशन नीडल लाइक लीव्स, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो, सरफेस एरिया कम रहता है इसलिए लीव्स का। तो दोनों ए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वैक्सी थिक स्टेम ये आपके मेनली ड्राई रीजन के जो प्लांट्स रहते हैं या ट्रीज रहते हैं उनकी अडेप्टेशन है। लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स हम ड्राई एरिया, एरिड एरिया, मार्शी एरिया उनके कह सकते हैं, है ना। ए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बाकी सी और डी अदर प्लांट्स की या ट्रीज की अडेप्टेशन है अदर एरियाज के। ऑप्शन वन इसमें करेक्ट आंसर है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले डेजर्ट की बात करूं, इनकी ट्रीज जरूर याद रखना। जैसे खेजड़ी हो गया, कैक्टस हो गए, इनके पास स्पाइन्स होती हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, है ना। लीव्स भी रहती हैं बहुत रेयर, लेकिन स्पाइन ज्यादा होते हैं, स्पाइनी होते हैं ये ट्रीज। और डीप रूट्स होती हैं इनकी, बिकॉज आपका एरिया जो है वो वाटर, वहां पे कमी रहती है वाटर की, तो ज्यादा डीप पेनिट्रेट हुए होते हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर है वहां तक इनकी रूट्स चली जाएं। टू रिड्यूस वाटर लॉस, टू फाइंड अंडरग्राउंड वाटर। रीजन जो की एडेप्टेशन है उनके रीजन बताए गए हैं ये। दूसरा है माउंटेन्स में पाए जाने वाले पेड़, जैसे पाइन और देवदार। कोनिकल शेप होती है सबसे पहले, तो इस तरीके के पेड़ होते हैं शेप में। नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा, ठीक है। टू लेट स्नो स्लाइड ऑफ, टू सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड। फिर तीसरी कैटेगरी है मार्शी एरिया के, जैसे कि मैंग्रोव्स होते हैं। ब्रीदिंग रूट्स होती हैं इनके पास, न्यूमेटोफोर जिनको बोलते हैं। पूछा जा सकता है न्यूमेटोफोर कहाँ पाई जाती हैं, और ये रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। इन रूट्स का काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ट्री को। टू गेट ऑक्सीजन सॉइल इज वाटर लॉग्ड। वो मार्शी एरिया होता है जहाँ पे दलदल वाली जमीन रहती है मेनली, तो वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है सॉइल में, ठीक है। तो इनकी न्यूमेटोफोर्स होते हैं, जमीन से ऊपर को आ जाती है वो इस तरीके से, और ऊपर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं ट्री को। फोर्थ है रेन फॉरेस्ट, यहाँ के महोगनी, रोजवुड, ड्रिप टिप्स ऑन लीव्स, बटरेस रूट्स, टू शेड एक्सेस रेन, टू सपोर्ट टॉल हाइट। फिफ्थ है एक्वेटिक, लोटस, हाइड्रिला देखे होंगे आपने, जो पानी में होते हैं प्लांट्स। हॉलो स्टेम होती है, वैक्सी लीफ कोटिंग होती है। टू स्टे अफ्लोट, हॉलो क्यों? ताकि वजन ज्यादा ना हो, तैर तैर सके इजीली। और वैक्सी लीफ क्यों? टू प्रिवेंट रॉटिंग इन वाटर। अब आपको पता है पानी में इतने टाइम तक रहेंगे तो ताकि वो सड़े ना, इसलिए उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। तो ये एडेप्टेशंस आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। हो सकता है आपको अभी क्वेश्चन पीवाईक्यू आपने देखा माउंटेन्स पे आया, हो सकता है आपको मार्शी एरिया के ट्रीज पे आ जाए, रेन फॉरेस्ट पे आ जाए, एक्वेटिक पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। हिंदी में भी है क्वेश्चन, तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप। 120 क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिए गए हैं। असर्शन में बोला गया है वाटर बॉइल इजीली एट लो अल्टीट्यूड रीजन लाइक सी शोर। और रीजन में बोला गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस एट लोअर एल्टीट्यूड। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला गया है। बोथ ए एंड आर करेक्ट। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देनी है। असर्शन और रीजन जब भी आए सबसे पहले इन्हीं पे टिक और गलत, सही गलत लगा देना है। असर्शन की बात करें अगर, तो वाटर बॉइल इजिली एट लोअर एल्टीट्यूड रीजन लाइक सी शोर। तो क्या लगता है आपको, ये सही स्टेटमेंट है? देखो, आपने एक चीज याद रखनी है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका रिलेशन याद रखना है ऑल्टीट्यूड के साथ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के इंक्रीज करने में। तो इनवर्स रिलेशन है, बस इतना याद रखो। अब हमें बोला गया है वाटर बॉइल इजिली एट लो एल्टीट्यूड रीजन लाइक सी शोर। अब देखो, लो प्रेशर का मतलब है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है कि वाटर मॉलिक्यूल जो H2O मॉलिक्यूल है उनको लेस एनर्जी लगेगी एस्केप आउट होने में, ठीक है, एस्केप आउट होने में। H2O नीड लेस एनर्जी टू एस्केप इन एयर, ठीक है। इसका मतलब है कम प्रेशर पे तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, है ना। कम प्रेशर पे तो क्या होगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा वो। और कम प्रेशर कहाँ है, हाई एल्टीट्यूड में। तो हमें बोला गया है लो एल्टीट्यूड में वाटर बॉयल इजीली। क्या ये सही स्टेटमेंट लग रही है आपको? क्या ये सही लग रहा है? उल्टा हो गया ना केस, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। दूसरा बोला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस एट लोअर एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है हायर एल्टीट्यूड में। बस ये वाला रिलेशन याद रख लोगे ना, और साथ में ये वाला। आपको अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बड़े इजीली कर लोगे। दूसरा वाला भी गलत है। एटमॉस्फेरिक लेस प्रेशर लेस नहीं होता है लोअर एल्टीट्यूड में, ज्यादा होता है, तभी बॉइलिंग को ज्यादा टाइम लगता है। क्या क्या याद रखना है, दोनों ही गलत है। कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? ऑप्शन 4, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों गलत है इसमें। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कहाँ, कम कहाँ होता है, हायर एल्टीट्यूड में, माउंटेन में। वहां पे बॉइलिंग जल्दी हो जाती है। और अगर हम प्लेन में देखें तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू, हम अगर हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में देखें, है ना, लोअर मीन्स लोअर एल्टीट्यूड वाले एरिया में, सी लेवल पे देखें अगर आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। ये देखो, ये वाली वैल्यूज याद रख लो। सी लेवल मतलब लोअर एल्टीट्यूड में वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, जो जनरली होता भी है। और माउंट एवरेस्ट पे अगर हम एग्जांपल ले लें, बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड है ना, तो वहां पे बॉइल करेगा वाटर अप्रोक्सीमेटली 71 डिग्री सेल्सियस पे। कितना कम हो गया देखो, इजीली बॉइल हो रहा है हाई एल्टीट्यूड पे, इजीली बॉइल हो रहा है कहाँ, हाई ऑल्टीट्यूड में। हाई ऑल्टीट्यूड है, इसका क्या मतलब है, प्रेशर यहाँ पे लो है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चार्ट भी आप स्टडी कर सकते हो, देखो इस साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड ज्यादा हुआ, प्रेशर लो हो गया, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट, कोई एक याद रख लो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के क्वेश्चन आए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही आते हैं, आपको पता है। अब जो लेटेस्ट एग्जाम है आपके, तो वहां पे जरूरत होती है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो। तो क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 121st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू ऑयल। कोई रे ऑफ लाइट है, मान लो ये लाइट आ रही है, ये एयर है, अब ये ऑयल है, तो क्या होगा, ये पूछा गया है। और मान लो ये नॉर्मल है, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है आपने। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना क्या बोला गया है। तो अब हमें बताना है ऑप्शन ए, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, इस साइड को बेंड कर रही है। दूसरे में बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज एंड द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें बोला गया है स्पीड बहुत ज्यादा है, और ज्यादा इंक्रीज कर गई एयर के बाद ऑयल में एंटर होने पे, तो वो और नॉर्मल से दूर जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज एंड द रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। अगर स्पीड उल्टा हो गया, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज बोल दिया गया तो वो नॉर्मल की तरफ आ गई, और स्पीड ऑफ लाइट अगर डिक्रीज कर रही है तो वो नॉर्मल से दूर जा रही है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो मैंने पीछे डायग्राम बनाई वही है, सेम वही डायग्राम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो समझ लो रिफ्रैक्शन क्या होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करे तो उसको और बेंड हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मटेरियल। लाइट की स्पीड डिफरेंट रहती है, जैसे एयर में अलग स्पीड है, वाटर में अलग स्पीड है, वैक्यूम में अलग होगा, इस तरीके से। व्हेन लाइट एंटर अ न्यू मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस कॉजिंग इट टू बेंड। रूल ऑफ बेंडिंग क्या है? अब अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में गया, जैसे मान लो हम गए एयर से ऑयल में, है ना, ऑयल आपका रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम आपका ऑयल है, लाइट शोज स्लोज डाउन, लाइट स्लो डाउन हो जाएगी डेंसर में जाके और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ध्यान से सुन लो, अभी क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगा है। अगर डेंसर से रेयर में गई, मान लो एक ग्लास से वो एयर में चले गई,
या वाटर टू एयर में चले गई तो लाइट स्पीड बढ़ जाएगी और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर है ना। अगर सॉलिड और लिक्विड गैस इस तरीके से भी आप समझें तो भी आपको इजी रहेगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे। तो यहाँ पे आ जाइए, अब हमें बोला गया था ऑयल, एयर से गई लाइट ऑयल में, तो क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगी। स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन दो ही हैं देखो, एक फर्स्ट ऑप्शन और एक फोर्थ ऑप्शन, इन दोनों में से ही करेक्ट होगा। अब रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, टुवर्ड द नॉर्मल, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। आपको रखना है ये कॉन्सेप्ट याद, इसीलिए साथ में मैंने थ्योरी भी लगाई है कि आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सीटेट पेपर के लिए अगर थ्योरी आती होगी तो बड़े इजीली एमसीक्यू कर लोगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले भी काफी बार कराया और काफी बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुआ है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, पहले वो जान लो फिर आंसर पे आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं फोर्सेस विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे को टच करना जरूरी है कॉन्टैक्ट फोर्स पे। नॉन कॉन्टैक्ट होती है फोर्सेस विच कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्क्यूलर फोर्स, फ्रिक्शन। मस्क्यूलर मतलब मान लो आप किसी डब्बे को धक्का दे रहे हो, किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हो, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट में आ गई मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक के साथ अगर आप आयरन के पास ले जाओगे, आयरन उसकी तरफ खींचा जाएगा जबकि कॉन्टैक्ट में नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटी, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, एग्जाम्पल पूछे गए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नहीं। मैग्नेटिक फोर्स तो आपका हमने अभी पढ़ा नॉन कॉन्टैक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट है। सेकंड ऑप्शन मस्कुलर फोर्स, ये है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। थर्ड ड्रैग, किसी चीज को खींचना, तो ये तो है कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स भी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है, ड्रैग है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधा क्वेश्चन ऑप्शन में सही गलत करते चलना है, सही गलत यहाँ पे ही टिक करते चलना और फिर डायरेक्ट ऑप्शन में करना। ऐसा नहीं पहले पढ़ रहे हो फिर बार बार पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है सीटेट पेपर बहुत लेंथी आता है और आजकल और लेंथी आ रहा है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो साथ के साथ हर चीज सॉल्व करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A magnet is broken into two pieces. If two pieces are brought closer to each other, they will. मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, ये टूट गया इस तरीके से। तो जब ये टूट गया इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ था तो ये साउथ हो जाएगा ना क्रिएट, फिर टूटने के बाद भी पोल तो पोल रहेंगे। अगर ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा, अलग अलग पोल। तो क्या होगा, अब इन दोनों को अगर साथ में करेंगे, आपस में फिर से जुड़ा देंगे, पास ले आएंगे, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट रिपेल, मे अट्रैक्ट और रिपेल, नीदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, क्या करेंगे बोलो। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस साइड से करते हैं ना तो ये अट्रैक्ट ही करेंगे, है ना, हमें दिख रहा है क्योंकि अपोजिट पोल है। लेकिन मान लो अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है ना कौन सी साइड से वो है, अगर ये वाली साइड नॉर्थ नॉर्थ पोल हमने एक साथ लेके आए तो ये रिपेल भी तो कर सकते हैं, तो मे अट्रैक्ट और रिपेल, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये है देखो मैग्नेट, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं मैग्नेट के, और टूटने के बाद भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म थोड़ी हो रही है, वो तो मैग्नेट ही है, पोल तो फिर भी बनेंगे वहां पे। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 124th क्वेश्चन। The type of joint in the elbow of our forelimb undergoes similar movement as the door joint of a house. Which joint is this? हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के जॉइंट होते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट, पाइवटर, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट। तो हमें बोला गया है हमारी एल्बो, ये दिस पार्ट, इसमें कौन सा जॉइंट है, देखो ऐसे कर रहे हैं ना, हमारा दरवाजा भी इसी तरीके से खुलता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो कौन सा जॉइंट है ये आपसे पूछा गया है। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, दिस इज हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है ये, हिंज। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगेन आपके लिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट मैंने यहाँ पे लगाए हैं, सबके एग्जाम्पल हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। सबसे पहले बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, 360 डिग्री रोटेशन कर लेता है। सोल्जर जॉइंट, ये जो आपका शोल्डर है इस तरीके से कर लेते हो ना रिवॉल्व, इसको अपने आर्म को इस तरीके से 360 घूम रहा है। हिप जॉइंट हमारे, ये भी 360 रोटेट कर जाते हैं, ठीक है।
हिंज जॉइंट कहाँ पे है? एल्बो पे, नी पे, फिंगर्स पे। ओनली वन प्लेन में ही मूवमेंट होती है यहाँ पे। पाइवटल जॉइंट अलाउज रोटेशन, लाइक नेक में आपका पाइवटल जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट ये आपका रिस्ट, एंकल इनमें प्रेजेंट होता है, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। फिक्स्ड जॉइंट जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे स्कल हमारा, अपर जॉ हमारा, है ना, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। हमारा लोअर जॉ मूव करता है, हमारा अपर जॉ मूव नहीं करता है, ये भी याद रखना। तो ये सारे टाइप ऑफ जॉइंट आपने याद करने हैं अच्छे से। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो नोट डाउन भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे, लेकिन ये सीरीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम अ वुंड? विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन के। एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब आपको डेफिशिएंसी हो गई है उस विटामिन की, और उसकी वजह से आपकी क्लॉटिंग नहीं हो रही है। क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीड होगी बहुत ज्यादा, ब्लड क्या करेगा, बहुत ज्यादा बहेगा। तो इट इज विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है ऐसा। ये सारी इंपॉर्टेंट विटामिन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली विटामिन, विटामिन ए, नाम है इसका रेटिनोल, नाम याद करने हैं सभी विटामिन के। इनकी डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस। मेन सिम्टम भी पढ़ लेने, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पे केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज डिस्कस करूंगी। विटामिन बी1 इसका नाम है थायमीन, बेरी ये कॉज करती है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, एरिबोफ्लेविनोसिस ये कॉज करती है। विटामिन बी3 नियासिन, पेलिज्रा कॉज करती है। बी12 काफी इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन, पेरिनेशियस अनीमिया ये कॉज करती है। ठीक है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी कॉज करती है। विटामिन डी कैल्सिफिरोल, रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफिरोल, मसल वीकनेस। विटामिन के फाइलोक्विनोन, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज भी कॉज करती है। और मेनली ये तो डेफिशिएंसी डिजीज बोली गई है ना, अगर विटामिन के की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ये विटामिन, इनके नेम, इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस याद कर लेनी है अच्छे से। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं मैं, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट, ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। और आई थिंक थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आई थिंक ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। ठीक है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी ये आपकी वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग? जब हम ब्रीद कर रहे हैं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, दो प्रोसेसेस। इनहेलेशन मतलब ब्रीद आप अंदर कर रहे हो, सांस ले रहे हो। एक्सहेलेशन मीन सांस को बाहर निकाल रहे हो। इतना क्लियर? अब उसमें बोला गया है कि क्या चीज करेक्ट है, तो पहले तो चलो आपको डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे ले जाते हैं। जब इनहेलेशन होती है, रिब केज, हमारी रिब्स की जो केज है ना, हमारे रिब्स कैसे हैं, यहाँ पे इस तरीके से है ना हमारे रिब्स। तो ये जो रिब केज है ये मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। क्या मूवमेंट रहती है इनकी? अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एक्सहेलेशन के टाइम मूवमेंट रहती है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। डायफ्राम हमारा रिब्स के नीचे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डायफ्राम बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन, ये जो है जब हम सांस अंदर लेंगे तो ये ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। और जब हम एक्सपायर करेंगे बाहर को, तब ये रिलैक्स हो जाता है और ये फिर से डोम शेप में आ जाएगा इस तरीके से। चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है चेस्ट कैविटी का। ऑब्वियसली अगर एयर अंदर जा रही है तो वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। एक्सहेलेशन में वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा इनसाइड लंग, तभी तो अंदर जा रही है ना गैस, कोई भी एयर, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो इंक्रीज कर जाता है एयर का प्रेशर, तभी तो बाहर आ पा रही है। एयर फ्लो की बात करें, एयर इज पुल्ड इनटू द लंग, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग। तो ये प्रोसेस है आपकी ब्रीदिंग की, जिसमें हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देख लिया। एक बार आराम से देखो, फिर ऑप्शन पे चलेंगे। रिब केज अपवर्ड मूव करेगी और आउटवर्ड इनहेलेशन में, उल्टा हो जाएगा एक्सहेलेशन में। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। ये दो ही चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में। अब आ जाओ, हमें बोला है इनहेलेशन में एयर मूव्स इन, चलो ये तो ठीक है। एयर मूव आउट वाला कट कर दो, दो ही ऑप्शन बची अब। रिब्स मूव इन एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और एयर मूव इन, रिब मूव आउट और डायफ्राम मूव डाउन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, है ना? समझ आ रहा है?
यही तो पढ़ा हमने, रिब्स आउटवर्ड जाएंगी, डायफ्राम फ्लैट फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये है पूरा का पूरा चार्ट, इसको याद करना है आपने, तभी इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी। चलो साथ के साथ ड्रॉ करते चलना है। ऑल हैविंग कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड है, इक्वल वॉल्यूम इक्वल स्ट्रेंथ। अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फिथिलीन इज एडेड टू ईच ऑफ देम। मान लो ये फिनोल्फिथिलीन हमने, क्या है ये, एसिड बेस इंडिकेटर ना, तीनों में डाल दिया, कलरलेस थे तीनों के तीनों। अब देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब ए एंड बी रिमेन कलरलेस, ये दोनों कलरलेस ही रहे, while C become pink। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आपको इंडिकेटर के ऊपर। When the pink solution of C is added to A, अब इसको जब हमने A में ऐड कर दिया, अच्छा दोनों में ऐड किया, A और B दोनों में ऐड किया, A रिमेन कलरलेस, ये फिर भी कलरलेस ही रहा, और B अटेन पिंक कलर, B के पास आ गया पिंक कलर। अब हमें बोला गया है कि A B C क्या है, तो सबसे पहली बात, अगर C आपका पिंक में चेंज हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, फिनोल्फिथलीन का पता होना चाहिए आपको किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। एक तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ फिनोल्फिथलीन कलरलेस रहती है, ठीक है, और बेस के साथ इसका कलर हो जाता है पिंक, और एसिड में भी क्या रहती है, ये कलरलेस रहती है। ये आपने याद रखना है मेन चीज। अगर पिंक चेंज हो रही है तो सी तो आपका क्या है, एसिड है, बेस है, ठीक है, बेस है। और ए और बी में अब हमें डाउट है, ए और बी क्या हो सकते हैं, और सी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि बी में डाल के भी, जब हमने इसको बी में डाला तो उसका भी कलर इसने पिंक कर दिया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। जब न्यूट्रल वहां पे गया, बी के साथ रिएक्ट किया, तो वो क्या हो गया, पिंक कलर में हो गया। और ऐसा कब होता है, जब ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, बेसिक कर दिया इसने न्यूट्रल को, बी हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है, बी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। या तो फिर क्या हो सकता है, ये वीक एसिड हो, न्यूट्रल नहीं होगा तो वीक एसिड होगा, वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस हम मिक्स कर देते हैं, होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन एसिडिक ज्यादा होगा, वो पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होगा। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ज्यादा बेसिक होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस है ना तो बेसिक हो जाएगा वो, तभी तो पिंक में चेंज हो गया। और ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, ये कलरलेस ही रहा, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑप्शन ए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया, सी हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, वीक एसिड बोला है, ये कट हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस बोला गया है, ये भी गलत, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑप्शन बी भी गलत, वीक एसिड दो ऑप्शन में बी बी को बोला गया है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बोला गया है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह चार्ट फॉर्म में करना है आपने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बोला एबीसी टेस्ट ट्यूब, तो लिख दो जल्दी से, डाल दो इसमें फिनोल्फिथलीन तीनों में, लिख दो रिजल्ट क्या आ रहा है। फिर इन्होंने बोला सी को हमने इसमें भी डाला, सी को हमने इसमें भी डाला, इसमें फिर से कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये पिंक टर्न हो गया। फिर आना है अपने कंक्लूजन पे कि ए तो एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी उसने कलरलेस रहा। बी आपका वीक एसिड हो सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पे वो बेसिक हो गया। सी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर्स के ऊपर, ब्लू लिटमस पेपर की बात करें, एसिड के साथ रेड कलर में चेंज हो जाता है, रेड लिटमस की बात करें, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। टर्मरिक की बात करें, एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं होगा, येलो की येलो रहेगी, और बेस के साथ रेड और ब्राउन कलर में। चाइना रोज की बात करें, एसिड के साथ डार्क पिंक कलर और बेस के साथ ग्रीन कलर। फिनोल्फिथलीन कलरलेस एसिड के साथ, पिंक बेस के साथ। मिथाइल ऑरेंज रेड और पिंक में चेंज हो जाता है एसिड के साथ, और येलो कलर का हो जाएगा बेस के साथ। रेड कैबेज की बात करें, रेड और पिंक हो जाएगी एसिड में, ग्रीन और येलो हो जाएगी कलर बेस में, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी चार्ट डायग्राम मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, तो ये याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर, रेड कैबेज लीव एंड टर्मरिक, सॉल्ट एंड टर्मरिक, बनाना लीफ एंड कैबेज लीव, लेमन जूस एंड टर्मरिक। चलिए बताइए, करिए कमेंट, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। इसके पीछे मैंने पूरा, पिछले क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया। इनमें से सिंपल बोला गया इंडिकेटर कौन कौन है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, और इसका कमेंट जरूर करना है आपने कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर? तो ये मैंने पिछले टॉप क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर आपने करना है अब कमेंट में। जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेंगे, बाद में भी देखें, जब मर्जी देखें, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है, रीता वांटेड टू स्टोर द पिकल इन कंटेनर, द बेस्ट कंटेनर फॉर दिस पर्पस कैन बी। देखो, अचार को हर किसी कंटेनर में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप लोहे के कंटेनर में नहीं कर सकते स्टोर, आप कॉपर ब्रास इनके कंटेनर में नहीं कर सकते स्टोर, क्योंकि वहां रिएक्शन हो जाएगा और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी आपको। तो ऑप्शन में है अल्यूमिनियम, ग्लास, कॉपर, ब्रास। देखो, कॉपर ब्रास तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और अल्यूमिनियम भी नहीं, सिर्फ बचती है ऑप्शन ग्लास, क्योंकि ये इनर्ट होता है, ये रिएक्ट ही नहीं करता है पिकल के साथ। दैट्स वाई ग्लास में सबसे सेफ माना जाता है पिकल को रखना। नेक्स्ट है अ मटेरियल एम वॉज हीटेड इन अ स्पून। ये रहा आपका स्पून, इसमें है मटेरियल एम, इसको किया हमने हीट। क्या किया? इसको हीट किया। इमीडिएटली पुट इन अ गैस जार एंड वॉज कवर्ड। ये है एक गैस जार हमारा, और इस मटेरियल एम को हमने डाल दिया इसमें और इसको कर दिया बंद। एंड द सॉल्यूशन वॉज टेस्टेड विद ब्लू लिटमस पेपर, द पेपर टर्न रेड। मतलब रेड में टर्न हो गया वो लिटमस पेपर। चलो बाहर बनाते हैं ना। ये है आपका लिटमस पेपर और रेड कलर का हो गया। मटेरियल एम कुड बी सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर। देखो यहाँ पे आ गया ट्विस्ट। देखो, जब हमने उसको हीट किया मतलब ऑक्सीजन दे दी इस मेटल को, तो मेटल ऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं जो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिडिक या बेसिक? मेटल ऑक्साइड होते हैं आपके बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड होता अगर ये कोई, मेटल ही बोला है ना, मटेरियल बोला है, नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। अगर मान लो ये एम जो है ये नॉन मेटल होगा, तो इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर एसिडिक और बेसिक मीडियम है और लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सा होना चाहिए? एसिडिक या बेसिक? कौन सा होना चाहिए यहाँ पे? कौन सा होना चाहिए? बताओ जल्दी। अगर देखो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड होता, सबसे पहले तो आपको लिटमस का याद होना चाहिए कि लिटमस एसिड के साथ क्या कलर देता है और बेस के साथ क्या कलर देता है। तो ये एसिड बेस हमने किया। हमें बोला गया किस में कन्वर्ट हुआ? ब्लू में। टेस्टेड विद ब्लू लिटमस पेपर, रेड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है एसिडिक था। रेड में कन्वर्ट कब होता है? जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। और एसिडिक है अगर, यहाँ पे कोई एसिड है मान लो, तभी तो रेड में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब है एसिडिक होंगी नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये जो एम है ये है आपका नॉन मेटल। क्या सोडियम नॉन मेटल है? नहीं, सोडियम आपका एक मेटल है। अल्यूमिनियम भी आपका मेटल है, मैग्नीशियम भी आपका मेटल है। बचता है सल्फर, और सल्फर की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ नॉन मेटल, और इसकी ऑक्साइड कैसी होगी? एसिडिक होंगी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इजी कॉन्सेप्ट ही, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए हुए हैं। हमें बोला गया एक मेटल को आपने हीट किया, मटेरियल को आपने हीट किया और उसको एक कंटेनर के साथ रिएक्ट करवाया और उसका कलर हो गया रेड। ब्लू लिटमस के साथ किया उसको आपने रिएक्ट, टेस्ट किया, रेड में कन्वर्ट हो गया। रेड कब कन्वर्ट होता है? जब एसिड के साथ लिटमस रिएक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड डली थी वो एसिडिक होती है, और मेटल ऑक्साइड किसके एसिडिक होते हैं? नॉन मेटल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये देखो, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, वही चीज है जो मैंने बताई आपको पीछे। ये तीनों देखो मेटल है और ये नॉन मेटल है। इनके जो है बेसिक और एम्फोटेरिक रहेंगे ऑक्साइड, इसके एसिडिक, और तभी रेड में कन्वर्ट हुआ। अदरवाइज ब्लू में होता तो फिर बाकी आंसर में से होता, ऑप्शन में से होता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन पे आ गए। अगेन यहीं पे आपने ठीक और गलत कर देना है। सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस आर गुड सोर्स ऑफ रफेज फॉर मैन। बिल्कुल ठीक। सेलुलोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, रफेज बनाता है।
है ना, स्मूथ बाउल मूवमेंट होती है जिससे। दूसरा बोला गया है सेलुलोज गेट एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर ड्यूरिंग डाइजेशन। गलत, वो तो ऑलरेडी फाइबर है, उसको क्या कन्वर्ट करने की जरूरत, और ह्यूमन तो कभी कन्वर्ट कर भी नहीं सकते, हमारे पास सेलुलेज एंजाइम है ही नहीं। द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर। गलत, अगेन फाइबर ऑलरेडी है वो, और सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया हमारे अंदर है ही नहीं, वो तो र्यूमिनेंट्स में होता है, काऊ बफलो वगैरह में, उनके ह्यूमन में प्रेजेंट होता है सेलुलेज एंजाइम। दैट्स वाई उनको घास पच जाता है और हमें नहीं पचता है ना। तो इसमें ए, ओनली ए इज ट्रू। यहाँ पे तो ऑप्शन मैच ही नहीं हो रही है 131 की, अगर मैं बात करूं। A is true, R1 is correct. A is true, R2 is correct. R1 is true. ऑप्शन में गड़बड़ है, सिर्फ ए करेक्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलो नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम? बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, सिलाइवरी जूस। करेक्ट आंसर इज बाइल जूस। बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है। देखो, सिलाइवरी जूस की बात करें, इनके पास है सिलाइवरी अमाइलेज। गैस्ट्रिक जूस के पास पेप्सिन। पेनक्रियाटिक जूस के पास ट्रिप्सिन एंड लिपेज। बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं है और इसका काम है इमल्सिफाइड फैट। एमाइलेज का काम है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। पेप्सिन का काम है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन और लिपेज का काम है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फैट स्टार्च। और ये है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तीनों एंजाइम से, तीनों डाइजेस्टिव जूस से, बाइल जूस से भी, इनफैक्ट चारों से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी एग्जाम में। तो ये वाला चार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंटेनर ए एंड बी कंटेन 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दो कंटेनर हैं भाई, एक में है 50 ग्राम आइस, एक में है 50 ग्राम वाटर लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और बोला गया है इफ वी कैप इन फ्रीजर, अब इनको हमने फ्रीज करने रख दिया, विच स्टेटमेंट विल बी ट्रू? ए विल लूज मोर हीट देन बी। ए और बी। अब देखो, हीट लॉस तब होती है, कब होती है सबसे ज्यादा? जब फेज चेंज होता है एक तो, ठीक है। आइस ऑलरेडी आइस है, यहाँ पे क्यों होगी हीट लॉस? बी है वाटर, वाटर से जाना है इसको आइस की स्टेट में क्योंकि फ्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हीट लॉस ज्यादा होगी। तो ए विल लूज मोर हीट, गलत। बी विल लूज मोर हीट देन ए, ठीक है। बोथ ए एंड बी विल लूज इक्वल हीट, बिल्कुल गलत। विच ऑफ देम विल लूज मोर हीट कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी गलत है। ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अ मैन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप बी, द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर सन और डॉटर कुड बी ओनली ए बी, इधर ए और बी, इधर ए बी ओ और ए बी। तो अगर ए और बी मिलेंगे तो ऑब्वियसली उसका ए भी हो सकता है, उसका बी भी हो सकता है बच्चे का, उनका ए बी भी हो सकता है, उनका ओ भी हो सकता है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि है होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने कमेंट करना है भाई। नहीं आंसर आएगा, नहीं समझ आएगा क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, कमेंट में लिख देना है कि 135 क्वेश्चन को जरूर रिपीट करें नेक्स्ट क्लास में। 135 रिपीट लिख देना, वन क्वेश्चन 135 रिपीट, ठीक है। इस तरीके से नहीं पता चलेगा। असर्शन रीजन 1 रीजन 2 दिया गया है। अगेन सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को बताया है मैंने, साथ के साथ टिक और गलत लगाते चलना है इसमें। वी हियर अ लाउडर साउंड व्हेन अ टेबल इज हिट हार्ड देन वी हिट इट सॉफ्टली। असर्शन। रीजन बोला गया है साउंड कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस एंड इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। रीजन 2 बोला गया है साउंड, लाउड साउंड हैज मोर फ्रीक्वेंसी देन सॉफ्ट साउंड। तो अब आपने मुझे बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, कमेंट में, ठीक है। तो आज हमने 135 क्वेश्चन कर लिए। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं एंड करूंगी, मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में नए एमसीक्यूज के साथ, जो कि हमारी प्रैक्टिस सीरीज के नेक्स्ट एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो होमवर्क क्वेश्चन है, 2 होमवर्क क्वेश्चन है आपके, उनको कमेंट जरूर करना है आपने कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।